Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about 4 new articles. In the first article हम डिस्कस करेंगे Enhanced Agriculture Resilience के बारे में, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये आर्टिकल रहेगा. Then we will be talking about ट्रांसजेंडर्स और उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में. थर्ड आर्टिकल में हम माइटोकॉन्ड्रियल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के. एंड लास्ट आर्टिकल में इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए, इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. एंड क्लाइमेट चेंज के कारण ऑलमोस्ट 3% राइस की कल्टीवेशन के ऊपर असर पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं 5% वीट की यील्ड के ऊपर असर पड़ेगा बाय 2039. अब ऐसे केसेस में यहां पे ये कहा जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, यानी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पॉलिसी के अंडर हमें हाई यील्ड जो आपकी बायो मैन्युफैक्चरिंग है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकें. अब कहते हैं कि क्लाइमेट वर्नेबिलिटी इंडिया में क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहां पर रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट होते जा रहे हैं एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे ड्रॉट हो, फ्लड हो, साइक्लोन हो. एंड मोर ओवर आपकी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स या आप कार्बन फुटप्रिंट कहें, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. बिकॉज जैसे हम राइस को कल्टीवेट करते हैं तो राइस से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस यानी मिथेन का रिलीज आपको देखने को मिलता है. साथ के साथ बायोडाइवर्सिटी का लॉस और ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी आपको देखने को मिलता है. तो हमें यहां पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप जो हम बनाएंगे इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी. मोर ओवर सॉइल की हेल्थ को हम इंप्रूव कर पाएंगे, खासकर ऐसे माइक्रोब्स को मैन्युफैक्चर करके जो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हो, उनमें से पोल्यूटेंट को रिड्यूस करते हो. देन इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, बिकॉज इस पॉलिसी के थ्रू एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके अलाइड सेक्टर जो होंगे हम उनमें भी बेटर जॉब क्रिएट कर पाएंगे. एंड ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो विकसित भारत की सोच है 2047 तक, उसको अचीव करने में हमें हेल्प करेगी. इन एडिशन टू दिस हम नेट जीरो का टारगेट जो 2070 तक अचीव करना चाहते हैं, हम उसको भी अचीव कर पाएंगे. अब गवर्नमेंट ने इसके लिए कई इनिशिएटिव लिए, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सभी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के पार्ट है. देन नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात की जाए तो आईकार का ये प्रोजेक्ट है जिसमें रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है. बायो इनेबलर्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हम जो लैब की रिसर्च और फील्ड एप्लीकेशन के बीच का गैप है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं. एंड बायो E3 पॉलिसी जो है 2024 की, इसमें तो हम जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो नहीं, बट मैं ये कहूंगा कि जेनेटिक मटेरियल को यूज करके हम कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं रादर देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, बिकॉज उससे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के हमें डर रहेंगे. अब यहां पे ये कहा जाता है कि भाई इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है, तो लैब टू लैंड लिंकेजेस को हमें क्रिएट करना पड़ेगा. जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं इनको बेटर हमें इंपावर करना पड़ेगा ताकि फील्ड ट्रायल्स ये अच्छे से प्रमोट कर सके. सर्कुलर बायो इकोनॉमी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा. एंड मोर ओवर हमें प्रिसीजन बायोटेक्नोलॉजी जैसे AI, मशीन लर्निंग एंड इवन आपकी जो जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे जीनोम्स होते हैं उनका बेटर यूज करके हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ड्रॉट रेजिस्टेंस हम बिल्ड कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं बेटर यील्ड की वैरायटी को बिल्ड कर सकते हैं. तो वो चीजें हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं. तो इसके ऊपर कुछ प्रीलिम्स और मेंस के PYQs हैं जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल, ट्रांसजेंडर्स. देखिए, ये जो थर्ड जेंडर है ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो नेग्लेक्टेड जेंडर रहा है इंडिया के अंदर. अभी रिसेंटली एक मद्रास हाई कोर्ट में S. सुषमा वर्सेस DGP 2025 का एक केस आया था एंड इसमें कुछ चैलेंजेस के बारे में बात की गई है. देखिए, ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि 2019 का जो एक्ट था ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सर्टिफिकेट इशू करने की पावर देता है. ऑल्दो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसमें बात की जाती है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, कि आप अपना जेंडर खुद से डिसाइड कर सकते हैं.
बट यहां पे 2019 के एक्ट के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये कहीं ना कहीं आपके इस बेसिक प्रिंसिपल सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायलेट करता है। इन एडिशन टू दिस, यहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनके लिए नहीं देखने को मिलती है। नालसा केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, उसमें बात की गई थी कि इन्हें आप सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में काउंट कीजिए। एंड यहां पर अभी कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है जिसकी वजह से जॉब्स और एजुकेशन में इन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता है। कारा जो कि डील करता है बच्चों की अडॉप्शन से रिलेटेड, तो यहां पर भी इनको कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बिकॉज अभी भी क्लैरिटी नहीं है इनकी मैरिजेस को लेके, सक्सेशन को लेके, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि भी देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को आपने अपहोल्ड करना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इनको राइट्स जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यहां पे फुलफिल नहीं कर पा रहे, जहां पे हमें ये फोकस करना चाहिए था कि इनके राइट्स की अवेलेबिलिटी, चाहे लीगल राइट्स हो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, इनको इंश्योर करना चाहिए था। वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मोर ओवर, जब ये एजुकेशन और जॉब्स का एक्सेस नहीं ले पाते हैं, तो दे आर फोर्स्ड इनटू बैगिंग या सेक्स वर्कर के तौर पे, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर हम इनको रिजर्वेशन दे तो काफी कुछ चीजें यहां पे चेंज हो सकती हैं। अब बात ये कही जाती है कि भाई देखो, जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 है, ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रोक लगाता है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर में, बट कहीं ना कहीं इसे और होलिस्टिक करने की हमें जरूरत है। स्माइल स्कीम के अंदर हम सपोर्ट करते हैं इन्हें इनके लाइवलीहुड और इंटरप्राइजेज में। देन नेशनल पोर्टल हमने एक खोला है जिसमें इनके सर्टिफिकेट के बारे में जो फिजिकल बैरियर्स है उनको रिड्यूस करने की बात की गई है। गरिमा गृह के अंदर शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है इन्हें, बट इनके अलावा अभी हमें और एंगल्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, जहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को यहां पे हम प्रमोट कर सकते हैं। खासकर तमिलनाडु और कर्नाटका के मॉडल को हम फॉलो कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी, खासकर पुलिस हो गई या प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर में जो है आपके, इनको यहां पे सेंसिटाइज यानी इनके प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करवाने की जरूरत है, ताकि इनकी प्रॉब्लम को हम कम से कम कर सके। तो यहां पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके PYQ इससे रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे कहीं ना कहीं इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की। तो यहां पे नवंबर में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें हेप्लोडाइप्लोइड के बारे में बात की गई थी, यानी HD। ये बीज और जो चींटी होती हैं उनका एक सिस्टम है रिप्रोडक्शन का, इसके बारे में बात की जा रही है। देखो, हेप्लोडाइप्लॉइडी क्या होता है, जहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है मेल के अंदर आपके अनफर्टिलाइज एग से ये प्रोड्यूस होते, वेयर एज इसको कहा जाता है आपका हेप्लॉइड, क्योंकि इसमें एक सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपका एग्जिस्ट करता है। डिप्लॉइड में क्या होता है कि यहां पे फीमेल के एग फर्टिलाइज होता है एंड फीमेल उससे प्रोड्यूस होती है, और इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पे माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात की जाए तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मदर से आता है, तो ये आपका जो DNA है स्मॉल फ्रेगमेंट में एग्जिस्ट करता है यहां पे, बट ये सेल का पावर हाउस है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां से एनर्जी जनरेट होती है। जैसे हमारे अंदर ATP एंड ADP के बारे में आपने 10th क्लास में सुना होगा, तो वो एनर्जी की आपकी करेंसी है, तो वो करेंसी यहां पे प्रोड्यूस होती है। तो कहते हैं कि भाई ये आपके इनहेरिट करे जाते हैं एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मदर, एंड मेल इनहेरिट करते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, बट ये ट्रांसमिट नहीं होता इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो कहते हैं कि इस वजह से यहां पर कुछ स्टडी के अंदर कुछ हमें चीजें देखने को मिली है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो कहते हैं देखो, इसमें सबसे पहले आप ये मान के चलें कि एक साइटोक्रोमो सी ऑक्सीडेज सब यूनिट 1 करके आपका एक जीन है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे एज अ DNA बारकोड के तौर पे यूज किया जाता है सभी इंसेक्ट स्पीशीज के अंदर। तो इस स्टडी में हमने ये पाया कि भाई ये जो आपका जीन है, ये जीन के अंदर आपका कुछ गैप, एवोल्यूशनरी गैप एग्जिस्ट करता है मेल और फीमेल के बीच में। जैसे जो आपके हेप्लॉइड वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जहां पर आप मेल की बात करते हैं, चाहे बी, वास्प, आप किसी की भी बात करें, तो वहां पे आपकी जो
जो एवोल्यूशन स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। बट फीमेल की बात करें, जहां पे फर्टिलाइज एग आपके डिप्लॉयड कैटेगरी के होते हैं, वहां पे रेट आपको अलग देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि भाई रेट अलग क्या है। हैप्लॉइड के केस में, सॉरी यहां पर अगर मैंने पहले स्लो बोल दिया, हैप्लॉइड के केस में यहां पे हायर रेट आपको देखने को मिलता है म्यूटेशन का, बिकॉज यहां पे आप ये कह सकते हो कि जो म्यूटेशन है, इंसर्शन है, डिलीशन है, ये आपकी ज्यादा इजीली एग्जिबिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मोर ओवर यहां पे अगर आप दूसरे कंपैरेटिवली फीमेल की बात करें, क्योंकि वहां पे 2 जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में वो जो म्यूटेशन है बहुत इजीली शोकेस नहीं होती है। तो यहां पे प्योर सिलेक्शन प्रोसेस का प्रेशर रहता है। यहां पे हैप्लॉइड में क्या होता है कि सिर्फ एक, जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियर जीन्स की कॉपी होती है, अगर उसमें म्यूटेशन हुई कोई हार्मफुल तो वो इमीडिएटली एक्सपोज हो जाएगी। बट फीमेल के केस में 2 जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से जो डोमिनेटिंग जीन्स होता है वो आपका शोकेस होता है, तो उसमें म्यूटेशन का बहुत जल्दी पता नहीं लगता है। तो यहां पे एक रिलेटेड PYQ आपको 2021 का मैंने बताया है, आप इसको ट्राई कर सकते। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशन की। तो अभी 1 जनवरी को हमने कुछ यहां पे एक अपने पैक्ट के अंडर कुछ डाटा इनके साथ शेयर किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहां पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस एग्रीमेंट के लिए। एंड ये न्यूक्लियर पावर और रिसर्च रिएक्टर्स, फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम इनरिचमेंट, आइसोटॉप सेपरेशन एंड रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं साल में 2 बार, एक 1 जनवरी को, एक जुलाई 1 को। तो इंडिया पाकिस्तान में जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या फैसिलिटीज होती हैं, उसके ऊपर अटैक ना करने का आपस में कुछ एग्रीमेंट हो रखा है। एंड यहां पे ये कहा जाता है कि भाई ये साल में 2 बारी आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद अपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। एंड इसमें फोकस ये भी होता है कि भाई जो इंडिविजुअल जो आपके लेट्स से फिशरमैन से, जैसे सर क्रीक के आसपास कुछ पाकिस्तान हमारे पकड़ लेता है या हम उनके पकड़ लेते हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी डाटा यहां पे शेयर किया जाता है। तो ये गुजरात और पंजाब, पाकिस्तान के सिंध, इन दोनों के बीच का जो एरिया सर क्रीक, खासकर उस एरिया में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसके बेसिस पे ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था, धन्यवाद।